Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Mr. EDU Expert. I am Dr. Nayab. Today I am going to explain you physics chapter heat and thermodynamics most tricky questions. आज हम फिजिक्स के चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो पीएमसी के 2021 के पास पेपर में भी आ चुके हैं और पीएमसी के 2022 के प्रैक्टिस टेस्ट में भी आ चुके हैं। ये क्वेश्चंस बच्चों को सॉल्व करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। आज हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजी एंड क्विक वे में सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पहले हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम टर्म को स्टडी करेंगे, वो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। थर्म मीन्स हीट एंड डायनामिक मीन्स पावर। इस चैप्टर में हम हीट के बारे में बहुत ही ब्रीफली स्टडी करते हैं। मैं आपको हीट का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि हीट क्या होता है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। हीट एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक हॉट ऑब्जेक्ट है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है। कोल्ड ऑब्जेक्ट को हम हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होगा, जो कोल्ड ऑब्जेक्ट होगा वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। इससे हमें ये समझ में आया कि जो हॉट ऑब्जेक्ट था उसने अपनी एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दी। तो जो ये एनर्जी का फ्लो है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, ये हीट कहलाता है। हीट का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है। इसी से एक और टर्म रिलेटेड है जिसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है डिफरेंस करना हीट एंड टेम्परेचर के बिटवीन। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चेक करें कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये जो हम इसकी हॉटनेस एंड कूलनेस को मेजर कर रहे हैं, ये टेम्परेचर कहलाता है। मगर हीट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ एनर्जी का फ्लो, जो मैंने आपको पहले ही एग्जांपल में क्लियर कर दिया। टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है। यहाँ हम एक और हीट की डेफिनेशन देखें। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी का सम होगा वो हमारा हीट कहलाता है। और टेम्परेचर क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम टोटल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का सम लेंगे और उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड हो जाएगा। ये था टेम्परेचर एंड हीट के बीच में डिफरेंस। हमें हीट से रिलेटेड और तीन टर्म्स को डिफाइन करना पड़ता है। पहला टर्म है हीट कैपेसिटी, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस बाय 1 केल्विन। हमें गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होती है उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी का जो यूनिट होता है वो जॉल पर केल्विन होता है। उसके बाद दूसरा टर्म है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ गैस बाय 1 केल्विन। अगर हमारे पास गैस का 1 ग्राम हो, उसका हमें 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। उसका यूनिट है जाउल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। देन हमारा थर्ड टर्म है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन। अगर हमारे पास किसी भी गैस का 1 मोल है, उसका हमें 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होती है उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। उसका यूनिट है जॉल पर मोल पर केल्विन। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, इसमें जो हमारी हीट होती है वो वर्क एंड इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। और जो हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, इसमें जो हमारी हीट होती है ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। तो इसीलिए हमें ये स्टडी करना पड़ता है कि
molar specific heat capacity at constant pressure is greater than the molar specific heat capacity at constant volume. इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ये आर के बराबर होता है और इन दोनों का जो रेशो होता है ये गामा के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको पता होगा तो आप बहुत से प्रॉब्लम्स के शॉर्टकट इजीली निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी भी गैस मॉलिक्यूल में जितनी तरह की काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है उतनी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अगर किसी भी गैस मॉलिक्यूल में जितने तरह की काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है उतनी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। जैसे एग्जांपल दें हम, हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस होती है, उसके अंदर सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये सिर्फ एक एक्सिस में नहीं होती है, ये तीनों एक्सिस में होती है। वाई एक्सिस में भी होती है, एक्स एक्सिस में भी होती है एंड जेड एक्सिस में भी होती है। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी का हम सम निकालें तो काइनेटिक एनर्जी इन एक्स एक्सिस प्लस काइनेटिक एनर्जी इन वाई एक्सिस प्लस काइनेटिक एनर्जी इन जेड एक्सिस, टोटल कितनी काइनेटिक एनर्जी हो गई? 3। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस का क्या हुआ? 3। तो कितनी तरह की काइनेटिक एनर्जी मोनोएटॉमिक में है? एक तरह की, मगर उसके डायरेक्शन कितने हैं? 3। तो 3 इसका क्या हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस। इसी तरह डाई एटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 है एंड पॉली एटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 7। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पर हम बहुत से शॉर्टकट फार्मूलेस निकालते हैं। जैसे गामा का जो शॉर्टकट फार्मूला है 1+2/f। एफ पर हम एफ की जगह पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट करेंगे, चाहे वो मोनोएटॉमिक गैस का फाइंड करना चाहें या डायएटॉमिक का या पॉलीएटॉमिक का। इसी तरह CV मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका शॉर्टकट फार्मूला है F/2R। एफ की जगह पर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट करेंगे। मैं आगे जाकर सॉल्व भी करूंगी, पहले आप फार्मूला को चेक कर लें। CP इज इक्वल टू F+2/2R। अब CP मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर भी इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये शॉर्टकट मालूम होंगे तो आप इजीली उसी वक्त पर उनके CP CV या गामा निकाल पाएंगे। पहले हम देखते हैं मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3। अगर हम इसका CP फाइंड करना चाहें, अगर हम F की जगह पर 3 पुट करेंगे और हम सॉल्व करेंगे, 3+2 कितना हो जाएगा? 5 एंड 2 नीचे सेम रहेगा और R, ये क्या हो गया? इसकी CP की वैल्यू हो गई। इसी तरह CV की वैल्यू इसकी 3/2R होगी अगर आप इस फार्मूले के तहत सॉल्व करेंगे तो। और गामा की वैल्यू 5/3 इज इक्वल 1.67 होगी मोनोएटॉमिक गैस के लिए। आप इन सबको घर में सॉल्व करके ज़रूर देखें, इनका यही आंसर आएगा। इसी तरह डायएटॉमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है वो 5 है, मैंने आपको बताया भी। तो इसकी हम CP मालूम करेंगे तो 7/2R आएगा, CV मालूम करेंगे तो 5/2R आएगा एंड गामा अगर फाइंड करेंगे तो 7/5 इज इक्वल टू 1.4 आएगा। इसी तरह पॉली एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, इसकी CP की वैल्यू 9/2R आएगी, CV की वैल्यू 7/2R एंड गामा की वैल्यू 9/7 इज इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.29 आएगा। आइए हम स्टूडेंट्स हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम है, इफ़ 3 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस आर प्रेजेंट देन CP/CV इज इक्वल टू व्हाट। अगर हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस के 3 मोल्स प्रेजेंट हैं तो उसका CP/CV रेशो क्या आएगा। तो हम जितने मोल्स हमें मोनोएटॉमिक गैस के दिए गए हैं उनको हम CP से भी मल्टीप्लाई करेंगे और CV से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो N×CP/N×CV, N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। तो N की जगह हमें मोनोएटॉमिक गैस के कितने मोल्स दिए गए हैं? 3 मोल्स। तो 3 मल्टीप्लाई CP की मोनोएटॉमिक गैस की वैल्यू क्या होती है, मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। CP की मोनोएटॉमिक गैस की जो वैल्यू होती है वो 5/2 होती है एंड अपॉन एन की जगह पर हम फिर से 3 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई मोनोएटॉमिक गैस की CV की जो वैल्यू होती है वो 3/2 होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। अब 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आंसर आएगा और 3 को
1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 आंसर आएगा। अब इन दोनों की पॉइंट कैंसिल कर देंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5/3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.6। आइए स्टूडेंट हम अपना सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 1 मोल ईच ऑफ अ मोनोएटॉमिक डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैस आर मिक्स्ड Cp/Cv फॉर द मिक्सचर इज। अगर हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस भी प्रेजेंट है, डायटोमिक गैस भी प्रेजेंट है एंड ट्राइएटॉमिक गैस भी प्रेजेंट, इन तीनों का एक एक मोल हमारे पास प्रेजेंट है, तो इन सब केसेस को अगर हम मिक्स करेंगे तो इनकी Cp/Cv का रेशो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इन सब की Cp वैल्यू को ऐड करेंगे। उनके नीचे मैंने यहाँ पर n भी लिखा हुआ है, यहाँ पर n का मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। मतलब कैसे, मोनोएटॉमिक गैस का भी हमें 1 मोल है, डायटोमिक गैस का भी 1 मोल है और ट्राइएटॉमिक गैस का भी 1 मोल है। सबका एक एक मोल अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारे 3 मोल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने n की जगह पर 3 पुट किया है। अब हम इन सब की Cp वैल्यू को ऐड करेंगे। मोनोएटॉमिक के लिए Cp की वैल्यू 5/2 है, डायटोमिक के लिए 7/2 है एंड ट्राइएटॉमिक के लिए यहाँ पर मैंने 8/2 लिखी है। मैंने आपको पहले बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो पॉलीएटॉमिक गैस के लिए होती है वो 7 होती है, उसकी जगह पर हम 6 भी पुट कर सकते हैं। अगर 6 पुट करेंगे तो हमारा जो Cp की वैल्यू पॉलीएटॉमिक गैस के लिए आएगी वो 8/2 आएगी। इस सब को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20/2। 20/2 को हम सॉल्व करेंगे तो 10 आंसर आएगा, तो 10/3 हमारा Cp की वैल्यू आ गई। अब हम Cv की वैल्यू को फाइंड करेंगे। Cv/n सेम, n की जगह पर मैं 3 पुट करूंगी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 3 है। Cv की वैल्यू जो मोनोएटॉमिक गैस के लिए है वो 3/2 है, डायटोमिक के लिए 5/2 है एंड ट्राइएटॉमिक के लिए 6/2 आएगी, क्योंकि अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 पुट करेंगे तो इन सब को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 14/2 आएगा। 14/2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। तो 7/3 हमारा। हम Cp/Cv का रेशियो फाइंड करते हैं। Cp की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, 10/3 आंसर आया था और Cv की वैल्यू 7/3 आई थी। 10/3 डिवाइड 7/3, डिवाइड की जगह पर हम मल्टीप्लाई पुट कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10/7 आएगा। अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 1.428। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर का हम सेकंड पार्ट भी लाएंगे जिसमें हम फर्दर और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।